जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं राकेश जी गढ़वाल, जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आगे की पढ़ाई को लेकर। जैसे कि मान लो लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हुआ है तो वो एजुकेशन सेक्टर हुआ है। क्या इनकी पढ़ाई प्रॉपर रूप से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो किस तरीके से शेड्यूल वो अपना बनेगा और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब को लेकर हम सर से जानकारी कुछ प्राप्त करेंगे। तो सर, पहला सवाल आपसे यही कि जो स्थितियां हैं अभी जो बनी हुई है, इनको नॉर्मल होने या सामान्य होने में लगभग कितना समय लगेगा? देखिए, कोरोना काल से जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई है उनसे निश्चित रूप से जितने भी बच्चे हैं, भले वो एलकेजी से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक का या कोई भी स्टूडेंट हो, हाँ। सभी को अपनी शिक्षा का नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां वो सामान्य होती जा रही है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्कूल भी 9 से लेकर 12 तक ओपन हो चुकी है और उम्मीद करते हैं हम कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन है ये भी जल्दी ही ओपन हो जाएगा। और जेई मेंस के फॉर्म ऑलरेडी भरना प्रारंभ हो चुके हैं। तो कुल मिला के कंपटीशन एग्ज़ाम जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के होंगे वो भी टाइम पे ही सरकार करवाने का प्रयास करेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि कब तक नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, तो ये मान के चलिए कि आने वाले 1-2 महीने में हमारी स्थितियाँ सब नॉर्मल हो जाएगी। और एक सर, जो बच्चे छोटी क्लासों में हैं उनका तो हम मान के चल सकते हैं, या 12th में है उनकी ऑनलाइन क्लासें हो चाहिए, सभी स्कूल वगैरह हैं उन्होंने कोचिंग वगैरह सब उन्होंने स्टार्ट कर रखी है। तो सबसे ज़्यादा द्वंद्व में जो बच्चा है वो 10th पास आउट जिस बच्चे ने कर रखी है, वो बच्चा अब 11th में क्या सब्जेक्ट लेगा, क्या सब्जेक्ट नहीं लेगा, और किस तरीके से उनको किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के, तो उसका जो कन्फ्यूज़न है उसको वो कैसे कम करिए, कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इस कोरोना काल में अगर जो बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है वो 10th क्लास बच्चा, क्योंकि 10th किसने पास कर ली। हाँ, क्योंकि 10th क्लास का एक तो वो 2 पेपर रह गए थे पेंडिंग। हाँ। इस वजह से वो एग्ज़ाम भी जुलाई के आसपास हुआ, फिर उनका रिज़ल्ट आया तो जून जुलाई में हुआ था और उसके बाद रिज़ल्ट लेट आया, तो निश्चित रूप से उसके टाइम का नुकसान हुआ है। और ज़्यादातर जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो हम यूँ मानते हैं कि चलो भाई उन्होंने ऑनलाइन क्लासें ले ली होगी या सुविधाएं थी तो वो ट्यूटर भी उन्होंने लगा लिया होगा। लेकिन फिर भी जो 11th क्लास की बच्चों को अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने का या फिर आगे के प्लानिंग को लेकर के जो भी टाइम का नुकसान हुआ उसकी भरपाई होना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी नामुमकिन कुछ नहीं है। अभी भी हमारे पास 6 महीने के करीब का समय है, तो अगर बच्चा जून तक भी अपने कोर्स को रेगुलर ही करे तो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। बोर्ड ने वैसे डिसाइड किया है कि 60 से 70% सिलेबस 11th क्लास का भी होगा, लेकिन मेरा मानना है कि 11th क्लास के लिए कोई सिलेबस डिसाइड नहीं होना चाहिए। जो कंपटीशन के हिसाब से बच्चा आगे भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आए उसको देखते हुए उसे 100% सिलेबस ही कवर करना चाहिए और उसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जगना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, क्लासेस थोड़ी ज़्यादा अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन नो डाउट 5 से 6 महीने में बच्चा अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा अगर मेहनत करेगा तो। और सबसे बड़ा सर, वो जैसे 10th पास करता है तो मतलब जानकारी के अभाव में माने या फिर कुछ और पॉइंट्स मानते हैं कि उसे जो विषय का चयन करते समय सबसे बड़ी जो द्वंद्व की स्थिति होती है, देखो ये उससे उस चीज़ को कैसे वो बाहर निकले और कैसे अपने विषय का चयन करें, किन पॉइंट का वो ध्यान रखें? बिल्कुल आपकी ये बात सही है। देखो, आने वाले समय में नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में तो ऐसा है कि बच्चे को जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हाँ, जैसे मान लो कोई मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो केमिस्ट्री की जगह दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है। लेकिन ये आने वाले 2022 तक नई शिक्षा नीति लागू होगी तब तक ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें कि भाई बच्चा स्ट्रीम को लेकर के कंफ्यूज में रहता है तो ये स्ट्रीम वैसे बाद में तो ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अगर स्ट्रीम को लेकर कन्फ्यूजन है तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी बच्चा आने वाले भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए और अपना इंटरेस्ट देखते हुए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, उन दोनों को इंक्लूड करते हुए ही आगे अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। जैसे किसी बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है और उसे ज़बरदस्ती बायो लेने के लिए कहा जाए तो ये गलत है, उसे मैथ ही लेना चाहिए। और यदि किसी का मान लीजिए बायो बहुत अच्छा है लेकिन मैथ उसे समझ में नहीं आती, कोई का दुका थोड़ा बहुत समझ में आता है, वो ज़बरदस्ती मैथ ले लेता है, तो वो भी चीज़ें गलत है। तो बच्चे को सब्जेक्ट अपने आने वाले भविष्य को प्लानिंग करके और अपने इंटरेस्ट के आधार पर ही चुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर जो
10th के बाद जैसे वो अपना सब्जेक्ट का चयन करता है तो कुछ हद तक उसके आगे की जो लाइफ है वो किस तरीके की रहने वाली है, उसका एजुकेशन का जो एरिया है वो क्या रहने वाला है, वो बहुत कुछ ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल उसमें बच्चे का भविष्य का लगभग ये मान के चलो कि 90% वहीं डिसाइड हो जाता है कि उसको आगे क्या बनना है। मतलब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ये लाइफ बिल्कुल बहुत सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 11th के बाद ही आता है। अगर बच्चा स्ट्रीम ढंग से सेलेक्ट नहीं कर पाता है तो उसे फिर अपने 2 साल के बाद में पछताना ही पड़ता है और फिर वो एक लाइफ से समझौता जैसी बात आ जाती है। एक सर जनरली हम देखते हैं कि जो भी बच्चे सब्जेक्ट या अपने सब्जेक्ट का जो चयन करते हैं उसमें कई बार क्या होता है, दोस्ती वाला जो फैक्टर होता है ना वो भी काम कर जाता है। जैसे मान लो कि अपने साथ वाले जो बच्चे वो क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो यदि बायो ले रहे हैं तो हम बायो की तरफ जाएंगे। देखो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें तो लगभग ये कहाँ किस हद तक सही है? देखो ये लगभग मैंने ये 60-70% बच्चों में देखने को मिलता है और खासकर वो बच्चे जो 50% से लेकर के और 70% के बीच होते हैं, ये बच्चे ज़्यादा इस क्राइटेरिया में आते हैं। मैं ये चाहूँगा अगर आपके बच्चों के गार्जियंस भी इस बात को सुन रहे हो तो मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि ऐसी परिस्थिति में बच्चे को स्ट्रीम सेलेक्ट करने में पेरेंट्स उसका सहयोग करें और बच्चा अपने बड़े भाई या टीचर या कोई भी आस पड़ोस के उस बंदे से मिले जो उसके बारे में उसे सही गाइड कर सकता है और उसी के अनुसार वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करे। ऐसे नहीं कि मेरे दोस्त ने बायो लिया तो मैं भी बायो ले लूँ, ठीक है, और मैं कुछ और लेना चाहूँ तो मैं भी वही ले लूँ। जैसे मेरे एक दोस्त हुआ करते थे बचपन में, हिमांशु हंस राजानी करके, तो उनका आर्ट्स में स्कोप ज़्यादा था, वो आर्ट्स को इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन मैंने बायो लिया तो वो मेरे पीछे पीछे उसने भी बायो ले लिया। फिर क्या हुआ कि 12th तो उसने जैसे तैसे पास कर ली, लेकिन वो अंततः कॉलेज में जाकर के उसने बीए ही ज्वाइन किया, कॉलेज में जाके बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किसी दोस्त के देख आप ऐसा ना करें। हाँ बिल्कुल। आपने अभी पेरेंट्स के बारे में चर्चा की, तो कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट के चयन में पेरेंट्स का भी एक विशेष प्रकार का दबाव होता है, तो क्या पेरेंट्स को उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए कई बार पेरेंट्स की इच्छाएं कुछ और होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, जबकि बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसा है कि कोई भी बच्चा है उसका निश्चित रूप से खुद का भी एक गोल होता है लाइफ में कि मेरे को IITian बनना है, या मेरे को एम्स या FMC या जिपमर जैसी अच्छी मेडिकल कॉलेज से MBBS करना है, आगे मेरे को रिसर्च लाइन में जाना है, या कुछ बच्चे एजुकेशन लाइन में आना चाहते हैं या कुछ प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो सबका एक अपना एम होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो छोटे शहर के और ग्रामीण तबके के बच्चे हैं वो आज भी इस सोच को डेवलप नहीं कर पाए और सोच नहीं पाते कि मेरे को आगे जाके ये करना है। तो मैं ऐसे बच्चों पर पेरेंट्स अगर प्रेशर बनाते हैं तो पहले मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट्स उस पर सब्जेक्ट का प्रेशर डालने से पहले उसे आगे के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताए। तो बच्चा अगर उन संभावनाओं को देखकर अगर अपने अंदर इंटरेस्ट जगा पाता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में मैं ठीक हूँ और मैं जो मेरे पेरेंट्स मेरे को कह रहे हैं वो सब्जेक्ट में अगर लेता हूँ तो मैं जो गोल इन्होंने मेरे को बताया मैं वो अचीव कर सकता हूँ। तो पहले अगर पेरेंट्स अपनी इच्छा से दिलाना भी चाहते हैं तो पहले बच्चों को आगे का गोल बताए कि आपको ये करना है, तो और उससे बच्चे के अंदर अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको सब्जेक्ट वो दिलाए। और अगर फिर भी बच्चा अपनी इच्छा से कोई सब्जेक्ट लेना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती मत दिलाइए, क्योंकि ज़बरदस्ती वो कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ वो पहुँचना चाहता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि पेरेंट्स की अपनी एक बिल्कुल उम्मीदें होती हैं, उनकी अपनी एक लाइफ में एक जो वो हासिल नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा वो हासिल कर पाए। जैसे मान लो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं बनना चाहती तो उस पर प्रेशर कभी ना करें आप। वो चीज़ बिल्कुल अलग है। जो बच्चा जो करना चाहता है उसको उसके लिए स्वतंत्र छोड़े। हाँ ये भी देखिए कि वो कई बार क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं तो वो ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि फिर बाद में पछताते हैं। तो उस स्थिति में कहूँगा कि पेरेंट्स निश्चित रूप से उनकी हेल्प करें, लेकिन पहले बच्चे को उस स्ट्रीम का गोल बताए कि आप ये स्ट्रीम लेकर आपको ये करना है, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। और एक सर जैसे मान लो बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है कि बच्चा जैसे 10th पास करके 11th में आता है, 12th पास आउट करता है, तो उसमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको मतलब अपने पढ़ाई को लेकर कि वो क्या करना मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्या नहीं कर रहे। ये जो टीनेज होती है, खासकर 15 से 17-18 की एज में, इसमें मानसिक और शारीरिक सभी बदलाव आते हैं शरीर में। मैं ऐसी स्थिति में हमेशा यही गाइड करूंगा
कि ऐसी स्थिति में पेरेंट्स जो है खासकर नहीं सर, उसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स हैं भाई, बच्चा या तो स्कूल मैनेजमेंट के अंडर में रहता है या टीचर्स के और पेरेंट्स के, तो इन तीनों की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए वो, क्योंकि बच्चा तो खुद कंफ्यूज है, उसे ये समझ नहीं है, वो इतनी अपनी समझ डेवलप नहीं कर पाएगी उसे क्या सही है और क्या गलत है। देखो तो उस स्थिति में मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? पेरेंट्स की भूमिका ये है कि बच्चे के साथ में उस स्थिति में खासकर वो अपनी खुद की उम्र याद करे कि उनमें जब बदलाव आए थे तो उन्होंने उस बदलाव को कैसे सहन किया था और कैसे अपने आप को परिपक्व बनाया था। तो अपने आप को मेच्योर बनाने के लिए उनके समान दिखने की कोशिश करें, यानी कि बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करें। अगर वो अब उसी लेवल के अपने उस वक्त को याद करके वैसी बातें बच्चों से करेंगे और खुले मन से बात करेंगे तो बच्चा नो डाउट उस अवस्था से भी मेच्योरिटी की ओर अग्रसर हो सकता है। और यही चीज़ स्कूल के स्टाफ और टीचर्स की वहाँ के पूरे मैनेजमेंट का, टीचर को भी उस समय बच्चे के पूरे होने वाले इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बिल्कुल दोस्त की तरह और एक अच्छे बिहेवियर के साथ उसको टैकल करना चाहिए, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक ऐसा मोड़ आता है हर बच्चे के जीवन में जहाँ से बच्चा किधर भी किसी भी लाइन में जा सकता है। तो उस स्थिति में ये चाहूँगा कि पेरेंट्स हो या टीचर हो उसमें थोड़ा सा डर का भाव भी रखे कि उसमें डर भी हो और सम्मान भी हो, और साथ ही साथ आने वाली स्थितियों को भांपने के लिए उसके साथ में भी फ्रेंक होकर के आप किसी भी टॉपिक पे खुले विचार से बात कीजिए। क्योंकि आजकल जो मतलब प्रतिस्पर्धा का दौर इस प्रकार चल गया है भाई, टीचर्स बोलते पढ़ो, पेरेंट्स बोलते पढ़ो, स्कूल मैनेजमेंट बोलता पढ़ो, लेकिन पढ़े कैसे? ये जो समस्याएं आ रही हैं उनको बाहर कैसे निकले? बिल्कुल सही, इसमें टीचर्स की जो बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एक सर वैसे तो मतलब सभी जो सब्जेक्ट है उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जो मैथ बायो वाले जो बच्चे होते हैं वो आगे उनका देखो अगर बच्चा मैथ लेता है तो मैथ लेने वाले बच्चों के लिए सबसे पहले तो दिमाग में अगर हम देखें तो जनरली मैथ वो बच्चे लेते हैं जिनके परसेंटेज अच्छे होते हैं 10th में भी, तो उनका पहला एम जनरली मैंने ये देखा कि बच्चों को IIT का होता है कि मेरे को IIT जेम निकालना है और मेरे को IIT मेंस निकालना है या एडवांस निकालना है। तो जेई मेंस में तो क्या होता है NIT मिल जाता है, और जो बच्चे और जो क्वालिफाई कर पाते हैं वो आगे जाके जेई एडवांस का देके IIT के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन सभी बच्चे तो कर नहीं सकते। तो बाकी जो बच्चे बच जाए अगर वो उसके लिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ अनलकी तो फिर उस स्थिति में और भी खूब ऑप्शन है बच्चों के पास। जैसे डिफेंस में कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो जनरली डिफेंस में ऑफिसर ग्रेड में जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो वो ND की तैयारी करता है, लेकिन ND के अलावा भी एक पोस्ट होती है जो मैं आप सभी को बता दूं। उसमें क्या होता है कि TES+2 का एक एग्जाम होता है। TE+2 में क्या होता है, रिटर्न नहीं होता, यानी ये एक इसके अंदर आपको PCM में लगभग 90% के अबो बनाना होता है, और इंग्लिश में सेपरेटली आपके कम से कम 70 मार्क्स होने चाहिए, यानी इंग्लिश में 70 मार्क्स और एग्रीगेट आपके मैथ बायो और फिजिक्स मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री इनमें आपके 90+ मार्क्स हो तो TES+2 का एक फॉर्म भरा जाता है जिसकी एज उम्र जो है वो 16.5 से 19.5 साल की है। ठीक है, हर 6 महीने में ये फॉर्म भरा जाता है। इसमें आपका डायरेक्ट क्या होगा, इंटरव्यू होता है, बिल्कुल डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू की तैयारी बहुत सारी कोचिंग हैं, जैसे दिल्ली में है, अपने जयपुर में भी है, तो बहुत सारी जगह जो है वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है। ये ग्रुप डिस्कशन भी होगा, उसमें पिक्चर वीविंग भी होगा, और भी अदर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारा एक प्रोसेस होता है आर्मी का और डिफेंस का अपना। तो TE+2 नो डाउट बहुत अच्छा एग्जाम डिफेंस में जाने वालों के लिए, लेकिन उसका पहला उस स्थिति में टारगेट ये होना चाहिए कि 12th एग्जाम में मेरे 90+ मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश के अंदर आपकी 70 मार्क्स, और आपका इंग्लिश पे कमांड बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, इंग्लिश और मैथ में खासकर। अगर आपका कमांड है तो नो डाउट आप इसमें जा सकते हो। उसके बाद में भी मान लीजिए कोई बच्चा एवरेज है, मान लीजिए 70% 80% वाला बच्चा, ये तो हमने टॉपर की बात करी नॉर्मली, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं वो देखिएगा, आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो X ग्रुप Y ग्रुप की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा आर्मी नेवी में भी खूब आपको स्कोप है। तो और मान लो वहाँ से आपको रिसर्च लाइन में जानी है, और मान लो कोई बच्चा IIT JEE मेंस में सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसका IIT या JEE मेंस में पढ़ने का सपना ही रह गया NIT में, तो फिर वो BSc के बाद में एक एग्ज़ाम लगता है IIT JEM का, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी और मैथ के लिए अलग से IIT मिलकर एक एग्ज़ाम करवाती है MSc के लिए। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको IIT से MSc करने का मौका मिलता है, और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध है। तो IIT से MSc भी कर सकते हो आप,
IIT जेम के थ्रू, और रिसर्च लाइन में जा सकते हो वहाँ से। अगर आप वहाँ से रिसर्च लाइन में ना जा करके वापस अगर एजुकेशन लाइन में आना चाहते हो, एजुकेशन लाइन में जा सकते हो। तो नो डाउट बहुत ऑप्शंस है। ठीक, नॉर्मली ये माना जाता है कि 90% वाले या फिर जो हाई परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन जो 12th में मतलब एवरेज मैथ के साथ परसेंटेज गेन करके रखते हैं तो उन बच्चों को मान लो अगर बहुत ही कमजोर बच्चा है, जैसे मैंने 70 वाले के तो मैंने बता दिया आपको, अगर 70 से भी बिलो है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप BSc नहीं कर सकते, तो BSc आपके लिए टफ पड़ता है, तो फिर आप कुछ इंटरमीडिएट कोर्स कर सकते हो, छोटे डिप्लोमा टाइप। जैसे मान लीजिए आपने ITI कर ली, तो ITI लोको पायलट के लिए, रेलवे में जाने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर नहीं कर पा रहे हो मैथ्स, तो फिर आप BA कर सकते हो। BA में अच्छे सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, जियोग्राफी और हिस्ट्री जैसे, या हिंदी या इंग्लिश लिटरेचर टाइप सब्जेक्ट लेकर के आप IAS RS के लिए जा सकते हो, लेक्चरशिप के लिए जा सकते हो। तो नो डाउट उसमें भी बहुत स्कोप है। इसके अलावा अगर मेडिकल लाइन में आना चाहता है तो मैथ वाले आजकल मेडिकल लाइन में भी आ सकते हैं। B फार्मा तो पहले भी करते थे, आजकल तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि BSc नर्सिंग भी आप कर सकते हो, तो BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। और बायो वालों के लिए तो नो डाउट बहुत ज़्यादा स्कोप है। बायो वाले पहला टारगेट होता है उनका नीट का, नीट UG से सिलेक्ट हो गए तो MBBS करेंगे नो डाउट बहुत अच्छी कॉलेजों से। और हमारे यहाँ कॉलेजें लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि हमारे भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हर जिला स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज हो। तो क्योंकि इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है अभी भी वर्तमान में, तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए हमें नो डाउट हर जिला स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, और सरकार इसकी ओर अग्रसर और काम कर रही है। और उसके बाद में भी अगर MBBS में सिलेक्शन नहीं होता है तो BDS है, BAMS है, BHMS है, तो वहाँ पर भी फिजियोथेरेपिस्ट है, कई ऐसे डॉक्टरी लाइन में कोर्सेज है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो BSc नर्सिंग है, GNM कर सकता है बच्चा। वो छोटा बहुत कमज़ोर बच्चा है बायो का, मान लीजिए 50, 60, 70% बने, तो वो बच्चा भी जैसे DMLT जैसे छोटे डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। फार्मासिस्ट के लिए D फार्मा, B फार्मा कर सकता है। तो नो डाउट मेडिकल लाइन में बहुत स्कोप है। हाँ, बायो वाले बच्चों की जैसे आपने बात की, तो जैसे वो बायो वाले बच्चे जो 11th में आते हैं तो वो क्या है, मैथ से डर थोड़ा सा उनमें होता है, तो जैसे उनका सामना फिजिक्स से होता है, तो बायो वाले बच्चों को नो डाउट फिजिक्स में थोड़ा सा डर रहता है, भय रहता है, तो वो कहाँ तक सही? देखो, ये डर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि 12th हो या 11th, इसकी फिजिक्स में ज़्यादा मैथ्स काम नहीं आती। मैथ उतनी ही काम आती है जितनी अपने 10th लेवल तक पढ़ी है। कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग से आते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन समाकलन के, ग्राफ्स के, लॉगरिथम के कुछ वैल्यूज़, जो बेसिकली अगर अच्छा टीचर 11th में उनको फिजिक्स पढ़ा रहा है तो वो स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक पूरा टॉपिक पढ़ाएगा, और वो टॉपिक्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, और आगे चल के उसके पूरे साल 2 साल कहीं कोई फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कंपटीशन की देगा तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, कई बच्चे जैसे मान लो उनका शुरुआत में 11th क्लास में, मतलब जैसे वो अपने सीनियर से उनसे पूछ के कैसे भी करते हैं, उनके मन में फिजिक्स को लेकर एक डर बैठ जाता है। नहीं, वो डर देखिए इसलिए बैठता है कि माहौल जो होता है क्लास का उसको क्रिएट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप बच्चे के मन में पहले दिन से ये भर दोगे तो वो तो पहले फिजिक्स क्यों, कोई भी सब्जेक्ट हो तो डरेगा बच्चा। इसलिए डरने की कहीं जरूरत नहीं है। फिजिक्स मैंने देखा है, बहुत सारे बायो के बच्चे ऐसे देखे मैंने जिनकी फिजिक्स मैथ वालों से भी बेटर होती है। और सर मैं खुद बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मेरी फिजिक्स आज देख ली, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक सर जो फिजिक्स में जो या फिर कोई भी विषय सब्जेक्ट के अंदर 11th में मान लो कोई बच्चा है तो उसका कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट यदि थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन में ले आता है। तो कोई भी जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो उसका एक मान लो सिंगल सब्जेक्ट उसका कमजोर चल रहा है, तो उसे वो अपनी जो कमियों का वो कैसे दूर कर सकता है? देखो, अगर बच्चा जैसे ही 10th क्लास से 11th में आता है तो नो डाउट उसे नई चीज़ें पढ़ने को मिलती है, क्योंकि पूरा जो स्टैंडर्ड होता है पढ़ाई का वो अचानक चेंज होता है 10 से 11 12 आते ही। तो 11th में आने वाले बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से उसमें समस्या आएगी, कठिनाई आएगी, लेकिन कठिनाइयों से निकल करके ही तो सफलता ही प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होता। अगर बच्चा अपने आप को वहाँ पर स्टेबल करके समय के साथ अपने आप पे विश्वास रखते हुए अगर पढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो आगे भी सक्सेस होगा। तो सर 11th वाले बच्चे जो हैं उनके पढ़ाई के शेड्यूल में, उनकी जो पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें, और 12th वाले जो बच्चे हैं उनमें क्या कोई अंतर होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए? देखिए, बेसिकली अंतर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ऐसी है कि अंतर है।
जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर अंतर नहीं रखते, लेकिन जो बच्चे स्कूलिंग पढ़ रहे हैं मोस्टली उनमें क्या होता है कि 11th क्लास को वो लाइटली लेते हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा स्कूलें भी क्या होती है 11th क्लास को लाइटली लेती है। वहाँ पढ़ाने वाला टीचर भी 12th पे ज़्यादा फोकस रखता है और 11th क्लास को थोड़ा लाइटली लेते हैं। जबकि हम जानते हैं कि खासकर मैथ बायो में अगर हम देखें तो जो कंसेप्ट बनते हैं, जो ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में भी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो 11th क्लास का पोर्शन होता है, नो डाउट। लेकिन 11th क्लास को अगर आप लाइटली लेते हैं तो वो कमजोरी बच्चे की 12th में भी रहती है। तो केवल आप ये सोचो कि मैं 12th में मेहनत करके परसेंटेज बना लूँगा और कुछ अच्छा कर लूँगा, तो वो सोचना बिल्कुल गलत है। आपको 12th से ज़्यादा मेहनत 11th में करनी चाहिए, क्योंकि 11th आपका फाउंडेशन है, बेस है। अगर आपने 11th में अच्छी तैयारी की है तो नो डाउट आप 12th क्लास में जाकर के बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे और आगे कंपटीशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि 11th क्लास की मेहनत आपके पूरी ज़िंदगी भर काम आती है। इसलिए आप 10th पास करते ये ना सोचे एक साल के लिए रिलैक्स हो जाओ कि अब तो बोर्ड अगली साल है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप 11th क्लास में जा रहे हो तो आप 2 साल का टारगेट लेके चलिए। ये इसीलिए सरकार ने पैटर्न बना रखा है 10+2। 10+2 का मतलब ये 2 साल का पूरा आपका कोर्स है। तो आप पहले दिन से ही अगर लूज पढ़ रहे हो आधे, मतलब 1 साल आप लूज रहे, 1 साल आप कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरे 2 साल वही स्पीड और वही एक्यूरेसी बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा 10th से जैसे 12th 11th में आता है तो 10th का पढ़ाई का प्रेशर, बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है उसको अपने आप को रिलैक्स फील करता है। मतलब टीचर्स भी थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कई जगह, हाँ लेते हैं, जबकि जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, बच्चा भी ले रहा है तो उसको उसके प्रति आपको क्या, उस बच्चे को क्या? देखो मैं ऐसे बच्चों को यही कहूँगा कि आप इस 11th क्लास को ये ना सोचे कि मैं 11th में हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ 10th क्लास बच्चा अपने 2 साल का टारगेट लेके चले कि भाई मेरे को 2 साल बाद में बोर्ड एग्जाम देना और पूरे सिलेबस से देना है, तब जाकर के वो बच्चा इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा। इसमें कहीं ना कहीं जो अपनी स्कूल मैनेजमेंट की मानो या पेरेंट्स की मानो एक मेंटेलिटी हो जाती है कि 12th में परसेंटेज सबको, जैसे मान लो स्कूल मैनेजमेंट है उनको भी 12th में परसेंटेज चाहिए और पेरेंट्स है उनको भी परसेंटेज चाहिए। तो क्या बच्चा सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज भी फोकस करे या फिर? देखिए ये परसेंटेज अपनी जगह है और क्वालिटी अपनी जगह, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैथ बायो के बच्चे हैं, 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए उन्होंने, लेकिन वो कंपटीशन में कहीं नहीं टिक पाते। जबकि एवरेज बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन को फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट क्रैक कर जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो बच्चे 11th क्लास को इतना लाइटली नहीं लेते। तो अगर कई स्कूलों में हम देखते हैं या इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं कि जैसे मान लो अपना कोर्स खत्म हुआ नहीं 11th का, उससे पहले क्या करते हैं 11th के लास्ट 4-5 चैप्टर को ऐसे ही जल्दी करवा के और 12th का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। तो वो 12th का कोर्स जल्दी भी करवा देंगे और नो डाउट उस स्थिति में बच्चे के परसेंटेज भी बन जाएंगे, लेकिन वो जो कमी रह गई 11th क्लास वाली, वो कमी उसके ज़िंदगी भर साथ रहेगी और ऐसे बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, या होंगे तो उनको टाइम पीरियड जो वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको कम निश्चित टाइम पीरियड में अगर अपनी सफलता हासिल करनी है, अपना गोल अचीव करना है, तो आपको निश्चित रूप से पहले दिन से ही 11th क्लास में एडमिशन लेते ही आपको अपना टारगेट डिसाइड करना होगा और उसी दिन से आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी। नहीं, कहीं ना कहीं ये जैसे मान लो जो बच्चा 11th में नहीं पढ़ रहा है तो उसको यदि 12th पास आउट के बाद वो यदि कंपटीशन में जाएगा तो उससे वो वही चीज़ें वापस रिवाइज करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर वो कंपटीशन में जा रहा है तो निश्चित रूप से वही तो सिलेबस है, कोई अलग थोड़ी है। कोई बच्चा मान लीजिए 1 साल के लिए ड्रॉप कर रहा है या 2 साल के लिए ड्रॉप कर रहा है, वो जेई मेंस में जाना चाह रहा है या जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहा है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो उसे वही तो सिलेबस पढ़ना है। हाँ, उसका थोड़ा सा जो रूप है वो वाइडली हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड तो तब बढ़ाएंगे ना जब उसका फाउंडेशन, उसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और बेस तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब उसने 11th क्लास में पढ़ाई अपनी सीरियसली होकर के की है। और कई बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका जो रुझान होता है वो एग्रीकल्चर की तरफ भी बहुत होता है, तो उसमें जो बच्चे मान लो 11th में एग्रीकल्चर विषय लेना चाहिए तो उनको क्या स्कोप है, क्या कुछ? देखिए एग्रीकल्चर का ऐसा है, मैं अगर अपने राजस्थान बोर्ड की बात करूं तो राजस्थान बोर्ड में एग्रीकल्चर का स्कोप पहले भी था और अब भी है, लेकिन ये एक क्षेत्र विशेष में, अगर अपन पूरे राजस्थान की बात करें तो सभी जगह नहीं है। जैसे अपने शेखावाटी क्षेत्र में अपन जाते हैं तो वहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन पे ज़्यादा फोकस है। अगर अपन बीकानेर की तरफ थोड़ा जाते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड आता है। उसी तरह से जयपुर में अपन आते हैं तो जयपुर मेन सिटी में या फिर ये जो भरतपुर वाला एरिया है इधर कम है एग्रीकल्चर का रुझान, लेकिन एग्रीकल्चर का रुझान जो वो जोबनेर बेल्ट में या इधर ज़्यादा है। तो एग्रीकल्चर नो डाउट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी तभी सक्सेस है जब आपने 11th और 12th में अच्छे से तैयारी की है। लेकिन
जैसा कि आने अभी एग्रीकल्चर में भी स्कोप आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बगैर तो कुछ नहीं है। सही है। क्यों, नई नई टेक्निक आ रही है आज एग्रीकल्चर में, कृषि तकनीक जो भी बिल्कुल कृषि तकनीक अच्छी आ रही है, सारी सुविधाएं अच्छी आ रही है, तो उसमें भी स्कोप है। लेकिन ये तभी है जब बच्चा अपने पूरे लक्ष्य को तय करता है, अपने पूरे गोल को अचीव करने के लिए पूरी पथ तय करता है। लेकिन जनरली हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर का बच्चा जेट का पेपर देता है, आईसीआर का भी पेपर देता है। आईसीआर में अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो वो जेट के पेपर में देता है। जेट में भी नहीं होता है तो फिर बच्चा भटकता है। अगर वहाँ तक हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर बच्चा या तो बीए करने चला जाता है या बीएससी ऐसे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर एग्रीकल्चर आपने ली है तो अगर आपका जेट में या आईसीआर में हो जाता है तो आप निश्चित रूप से उस लाइन में जाइए। अगर नहीं जाना चाहते हो तो वेटनरी आपके पास एक अच्छा स्कोप है, वेटनरी में जा सकते हो। दूसरा सर, एक जो मतलब सब्जेक्ट को चेंज जब हम करते हैं तो नॉर्मली एक ये मेंटेलिटी रहती है कि जो जिसके परसेंटेज में कम आए, चाहे वो कोई भी फैक्टर काम कर रहा हो, तो सब कम वाला है वो, जैसे मान लो 50-55 वाले वो आर्ट्स लेते हैं, फिर वाले जो बायो लेते हैं, मैथ्स लेते हैं। तो क्या ये सही परसेंटेज बेस पे सब्जेक्ट का जो चयन है वो सही है? परसेंटेज बेस पे सब्जेक्ट का चयन काफ़ी हद तक सही भी है, और हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा मतलब एक भ्रांति बनी हुई है तो गलत भी है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो आप ये देखिए कि 10th में बच्चे के जो परसेंटेज बने वो कौन से सब्जेक्ट विशेष में बने। कई बार हम देखते हैं कि मैथ में 50 नंबर है, साइंस में 40 नंबर है, और हिंदी में उसके 90-95, संस्कृत में 90-95, एसएसटी में 90-95, और एग्रीगेट बच्चे के परसेंटेज बन रहे हैं 80-70-75, और जबकि मैथ साइंस में उसके नंबर है ही नहीं। तो ऐसा बच्चा अगर अपने परसेंटेज देख के मैथ बायो लेता है तो वो थोड़ा गलत है। इससे अच्छा तो उसके साइंस में बहुत अच्छे नंबर है, सॉरी एसएसटी में अच्छे नंबर, एसएसटी में अच्छे नंबर है, हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर है, तो फिर उसे आर्ट्स की लाइन में जाना चाहिए। और आर्ट्स में नो डाउट वो आरएस की तैयारी कर सकता है, आईएएस की, सिविल सर्विसेज में जा सकता है, क्योंकि उसके उन परसेंटेज से ये आइडिया लग रहा है कि उसका एसएसटी में दिमाग अच्छा चलता है और वो अच्छी तैयारी कर सकता है। अगर ऐसे बच्चों को आप ज़बरदस्ती मैथ या बायो दिलाओगे तो वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं होगा। तो ये देखिए, अगर मैथ बायो बच्चा ले रहा है तो उसके मैथ बायो में, मैथ और साइंस के अंदर 10th में क्या स्थिति है, और उसी के आधार पर बच्चे का इंटरेस्ट भी पता चलता है काफ़ी हद तक कि इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में है या नहीं है। लेकिन कम नंबर और ज़बरदस्ती अपन दिला दे तो बच्चा था किसी लायक, अपने बना दिया इसी, तो वो किसी लायक नहीं रहता फिर। तो कई बच्चे जो होते हैं 11th में, जैसे मान लो उनके कोई भी सब्जेक्ट रह जाता है, वो यदि मान लो 12th में अपना विषय का जो चेंज करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो क्या वो अपना 11th का कवर अप कर पाते हैं या फिर? देखिए ऐसा है, पहली चीज़ तो ऐसा संभव नहीं होता। अगर कोई बच्चा अपनी स्ट्रीम चेंज करता है 12th में, तो उसके लिए वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं या संस्था प्रधान होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और वो बच्चे की स्थिति देख करके परमिशन देते हैं कि ये बच्चा इस स्ट्रीम को चेंज करने लायक है या नहीं। और इसमें कुछ फाउंडेशन है वो निश्चित है कि 11th का बच्चा साइंस में नहीं आ सकता, 11th आर्ट्स का बच्चा साइंस में नहीं आ सकता 12th में, ठीक है। हाँ, 12th अगर मैथ का बच्चा तो वो किसी भी स्ट्रीम में 12th में जा सकता है। 11th मैथ का, हाँ 11th में मैथ है और 12th में वो स्ट्रीम चेंज करना चाहता है तो वो किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। बायो का बच्चा है तो वो और स्ट्रीम में तो जा सकता है, मैथ में नहीं जा सकता। जी नहीं, अगर बच्चे ने 11th क्लास मैथ से किया तो वो किसी भी स्ट्रीम में 12th ले सकता है, और यदि उसने बायो से किया है तो वह 12th में अपनी स्ट्रीम मैथ को छोड़ के कोई भी ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, या कोई भी ले सकता है। और एग्रीकल्चर का बच्चा है वो मैथ और बायो को छोड़ करके आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, लेकिन मैथ बायो को नहीं ले सकता। तो ये जो बाउंडेशन है वो ऑफिशियल रूप से बाउंडेशन, बिल्कुल ऑफिशियल रूप से बाउंडेशन है, ये नहीं ले सकता, हाँ, नहीं ले सकता। संस्था प्रधान परमिशन उसी के अकॉर्डिंग देता है जो अपनी बोर्ड की नियमावली है, उसके नियमों के अकॉर्डिंग। 11th क्लास के बच्चों की बहुत सारी बातें कर ली। अब जो 12th क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम जैसे कि सरकार ने कह रखा है कि भी मई जून में होंगे, तो अभी उनके पास टाइम कम है, स्कूल अभी प्रॉपर रूप से शुरू हुई है, तो इतने कम समय में वो अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, किस रणनीति के साथ वो तैयारी करें ताकि वो अच्छे से अच्छे परसेंटेज वो गेन कर सकें? देखिए 12th वाले और 10th वाले बच्चे जो हैं इनके पास इस साल मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा मौका परसेंटेज बनाने का, नो डाउट। सही है, आप देख लो उनका लगभग 40% सिलेबस कम हो गया। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जुलाई में अगर अपना सेशन शुरू होता है तो दिसंबर में लगभग खत्म मानते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी तो प्रैक्टिकल के लिए रिजर्व है एक तरह से, या रिवीजन के लिए। तो कुल मिलाकर के नवंबर में टारगेट रहता है कोर्स खत्म करने का, और दिसंबर में हाफ ईयरली एग्जाम रहता है। लेकिन अब सिलेबस चूंकि कम कर दिया, और हम ये मानते हैं कि 4 महीने का टाइम है, 4 साढ़े 4 महीने का, और इस बार बोर्ड का कुछ ऐसा है कि प्रैक्टिकल जो वो बोर्ड एग्जाम के बाद होगा,
जब मेन एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद में प्रैक्टिकल होगा, ऐसा कुछ रूल है। तो मतलब अभी भी 4 महीने का टाइम है। सही। तो कोर्स मैं ये समझता हूँ कि 3 महीने का कोर्स है। उसके बाद में कम से कम आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम आपको एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मिल जाएगा। और जैसा पेपर का मॉडल पेपर बोर्ड के आए हैं वो बहुत ईजी है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे हैं, फिंग इन द ब्लैकेट्स वाले भी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बच्चों को परसेंटेज गेन कराने में हेल्प करेंगे, ना कि उसके नंबर काटने में। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा 12th में ये सोच रहा था 11th क्लास में कि मैं 12th में 70-80 बना लूंगा, वो बच्चा अभी 85-90 तक भी जा सकता है अगर वो मेहनत करता है। तो मैं तो बोलूँगा इस साल 10th और 12th के बच्चों के पास गोल्डन चांस है। अगर वो इस बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं और दिन रात एक कर दे तो नो डाउट वो बच्चा इतनी अच्छी परसेंटेज बना सकता है कि वो अपने भविष्य का मुख मोड़ सकता है। और एक जो कई बच्चों में देखने को मिला है कि जैसे मान लो स्कूलें खुलने का जो है निश्चित टाइम टेबल नहीं पता था, तब तक कई बच्चों ने क्या कर दिया, 1 साल का गैप दे दिया। कई बच्चों जो 12th में है, 12th में अभी हैं, उन्होंने बोर्ड फॉर्म नहीं भर के कि भाई अगले साल हम 12th करेंगे। तो उनका जो फैसला है वो किस हद तक सही है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि उनका फैसला काफ़ी हद तक गलत है। गलत क्योंकि गलत इसलिए आप 1 साल पीछे हो जाते हो। 1 साल पीछे का मतलब हजारों करोड़ों लाखों करोड़ बच्चे होते हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम देखें तो उन बच्चों के पीछे हो गए आप। तो 1 साल का आपका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, कम नहीं होता। तो मेरा मानना है कि अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया है तो ये गलत डिसीजन है और इस डिसीजन पे अब पछताने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि 18 तारीख लास्ट डेट थी बोर्ड एग्ज़ाम की। हो सकता है कि अभी भी आपके ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए जाए। इसलिए अगर आप फॉर्म भर सको तो अभी भी फॉर्म भर सकते हो 10th और 12th के ऑफलाइन जा कर के, और उसके लिए बोर्ड में ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उस स्थिति में आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं कर सकते। और अभी भी अगर कोई बच्चा भरना चाहता है तो फॉर्म भरिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। मतलब कोई बच्चा यदि मान लो अपने आप को सचेत कर पा रहा है, बिल्कुल अभी ज़्यादातर बच्चे अभी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई, अपने जिन बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासों की सुविधाएं थी उन्होंने ली, लेकिन जिन बच्चों के पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी, और ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आज भी नहीं है। उनके घर में मोबाइल है लेकिन वो मोबाइल उनके पास नहीं रहता। उस स्थिति में वो ऑनलाइन क्लासें ले ही नहीं पाते, ऑनलाइन टेक्स्ट कभी कभार देख पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए तो पढ़ाई न के बराबर हुई है। तो उस स्थिति में भी अब बच्चे जो है वो आगे निकल कर के, आप देखना ऐसे बच्चे जो अपने आप को थोड़ा पीछे महसूस करते हैं, वो अपने आप को इतना पुश करेंगे इस समय कि वो आने वाले समय में बहुत आगे निकल जाएंगे। चलो, ये तो बात होगी बच्चों की। अभी जो जैसे मान लो प्रॉपर रूप से स्कूल 9 से 10 तक खुली है, तो जितने भी स्कूल मैनेजमेंट वाले हैं, आपके पास भी अच्छा खासा अनुभव है स्कूल को लेकर, तो स्कूल मैनेजमेंट जो है उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस प्रकार अपनी जो रणनीति है उसको अपना के बच्चों का भी अच्छे से अच्छा फायदा हो और उनकी पढ़ाई हो प्रॉपर रूप से? देखो, मैं इसके लिए पूरी स्कूल मैनेजमेंट को और मेरे शिक्षक साथियों को मैं एक ही कहूँगा कि अब जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, उन बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगभग ये 1 साल का टाइम पीरियड ऐसे निकाल दिया तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। कई बच्चे तो बहुत सारे कंसेप्ट भूल भी चुके हैं। तो वो जब क्लास में बैठेंगे तो आप जब क्वेश्चन पुटअप करोगे तो कुछ बच्चे क्वेश्चन उसका आंसर दे पाएंगे। तो जो कमज़ोर बच्चा नहीं दे पा रहा है वो कहीं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए कि मैं तो साल भर कुछ पढ़ा नहीं, ये बच्चा तो बता पा रहा है, ये पढ़ा, अब मेरी तो पूरी पढ़ाई ख़राब होगी। तो ऐसे करके बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा। और तो बच्चे, मैं ये चाहूँगा कि ऐसे बच्चों को डिप्रेशन में ना आने दे। अगर बच्चों को आप मोटिवेट करोगे, पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है, पूरी दुनिया कॉन्फिडेंस पे टिकी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहली चीज़ है बच्चों में कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में लूज़ ना होने दे। बच्चों को आप मोटिवेट करते रहे पढ़ाई के लिए और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगर आप अभी भी बच्चों को मोटिवेट करते हो तो हम वही माहौल और उससे बेटर माहौल क्रिएट कर सकते हैं जो लॉकडाउन से पहले था। बिल्कुल। और जैसा कि भी अभी पता है कि भी पढ़ाई को लेकर 3-4 महीने बाद एग्जाम है, तो टाइम कम है, सिलेबस भी टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही है। तो जो बच्चा मतलब अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, अपने आप को डिप्रेशन में महसूस कर रहा है, तो उस टीचर्स की क्या भूमिका रहेगी कि वो अपना भी सिलेबस करवाने के साथ साथ बच्चे को किस प्रकार से अपने साथ लेके चल? देखो, ये चीज़ कहना कि सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ना तो हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, ना हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है, ये सोच के
और ना पेपर टफ आएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न हमने बोर्ड ने निकाल दिया, मॉडल पेपर पैटर्न तो अच्छा आप उसमें से पॉजिटिव पॉइंट को निकाल के लाओ। पॉजिटिव पॉइंट से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर हम उसमें नेगेटिव ढूंढने चलेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस डाउन लेवल नीचे जाएगा। अगर हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हम उसका पैटर्न देखें और ये सोचे कि अपने पास इतने टाइम में इतना से सिलेबस करना है और पेपर इतना इजी पैटर्न से आएगा तो मैं आसानी से इस पेपर को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर सकता हूँ। तो उस स्थिति में बच्चे में और स्टाफ में दोनों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। स्टाफ भी ये सोचेगा मैं इस सिलेबस तो 3 महीने में पूरा करवा दूंगा, बच्चों को मैं रिवाइज करवा दूंगा। बच्चा ये सोचेगा ये तो सिलेबस बहुत कम है, पेपर पैटर्न बहुत ईजी है। तो मैं ये चाहूँगा। और दूसरी चीज़, बच्चे जो खासकर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैं उनको ये चाहूँगा कि आप तो ज़्यादा डीपली जाने की, पढ़ने की प्रयास ना करें। जो सरफेसली आपके कंसेप्ट है, मूल कंसेप्ट जो है, ठीक है, किसी भी चैप्टर के जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स है उनको ज़्यादा फोकस करें। बड़े डेरिवेशन में ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें। आपको पता है कि डेरिवेशन कौन सी आपको अच्छे से आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करें। लेकिन छोटे क्वेश्चन जितने भी आए, छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम 1-1, 2-2 लाइनों में सोल्व कर सकते हैं, आधे पेज में सोल्व, उन सब की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार उन क्वेश्चनों का वेटेज ज़्यादा है। बड़े क्वेश्चनों का वेटेज तो है लेकिन उसके कंपेयर अगर छोटे क्वेश्चनों का देखा जाए तो ज़्यादा वेटेज है, और वो आपको स्कोरिंग भी करवाएंगे और पास मार्किंग से ऊपर बहुत अच्छा लेके जाएंगे आपको। दूसरा जो मतलब स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों के बीच की जो अहम कड़ी है वो टीचर्स। तो टीचर्स को स्कूल मैनेजमेंट की उम्मीदों पर उनके जो टारगेट्स हैं उनको भी पूरा करना है, और बच्चे हैं उनको भी साथ लेके उनके सिलेबस को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर उनको भी पूरा करना है। तो वो अपने आप में कैसे सामंजस्य बिठा के रखे ताकि भी बच्चों की उम्मीदें भी पूरी हों, स्कूल मैनेजमेंट को भी अपना देखो, स्टाफ अगर कोई भी संस्था में कोई भी स्टाफ काम कर रहा है, भले वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगा तो सरकार ने इतना टाइम दिया है कि इतना सिलेबस इजीली हो सकता है। इसलिए टीचर का पहला फोकस होना चाहिए कि एक निश्चित टाइम खुद डिसाइड करे। पहले सिलेबस को देखे कि इतना सिलेबस है, मैं इतने टाइम के अकॉर्डिंग करवा पाऊंगा इसे। उस टाइम में 5-10 दिन ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। अगर वो उस टाइम पीरियड में सिलेबस को पूरा करवा पाता है, और वो नो डाउट करवा पालेगा, हर टीचर कर लेगा। अगर वो इस चीज़ को कर पाता है तो बच्चों के साथ वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और बच्चे जब सेटिस्फाई हो जाएंगे नो डाउट स्कूल मैनेजमेंट भी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा जो भी सिलेबस तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने 40% कम कर दिया, लेकिन 8 से 9 महीने की जो क्लासें ऑफ रही है, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी जीरो उनका पढ़ाई हो पाई है। तो उन बच्चों को कवर अप करने के लिए उनको साथ लेके वो कैसे चल पाए, या उनके एक्स्ट्रा क्लास का वो कुछ हो, आपकी या बात सही है, लेकिन ये भी अब हमें मानना पड़ेगा कि सरकार ने ऑनलाइन क्लासें रेगुलर रखी है। कुछ बच्चे ले पाए, कुछ नहीं ले पाए, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी है जिनके घर पे भले ही सुविधा ना रही हो, लेकिन उन्होंने ऑफलाइन फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ने का प्रयास किया है। इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि पूरे 8 महीने बच्चे या 10 महीने जो भी बीते हैं उनमें पूरे ही ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं है। बच्चों ने कुछ समय तो उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद में कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी के तौर पे प्रारंभ भी की है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे में बच्चा पढ़ाई से पूरा नहीं कटा है और वापस जुड़ने का प्रयास हो रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले 15-20 दिन में हम देखेंगे कि जैसे ही बसंत पंचमी आएगी तब तक मौसम भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी ठंड है तो बच्चा अपने आप को एक्टिव भी कर पाएगा, और जैसे बसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु में पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को त्याग कर नई पत्तियां धारण करता है, वैसे ही हर बच्चा, हर शिक्षक, हर व्यक्ति अपने पुराने विचार, जो हमारे जीवन में कठिनाई आई 1 साल में, कोरोना काल में, उन सभी बुराइयों को त्याग करके और अपने जीवन में नए पुष्प और नई पत्तियां खिलाएगा और अपने भविष्य का निर्माण करेगा, और माँ सरस्वती के आदेश से एक नई शुरुआत करेगा। एक सर जो पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स जो हैं उनके मन में एक बहुत ही मतलब कॉमन जो विचार है वो चल रहा है, इस साल जो है वो पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या होगा इस साल, 3-4 महीने स्कूलें लगेगी, क्या प्रॉपर ढंग से बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे स्कूल वाले। देखिए अभी तो पेरेंट्स को है वो क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, पेरेंट्स को ये मैसेज है कि अब आपको इस बारे में सोचने की कहीं ज़रूरत नहीं है। पूरा रोड मैप सरकार बना चुकी है, पूरा बोर्ड अपना रोड मैप बना चुका है। इसमें आप अगर देखो तो सरकार ने डिसाइड कर दिया है कि कितने समय कक्षाएं लगेगी, कितना सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम लगेगी। इसलिए पूरा रोड मैप आपके सामने बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हमारी एग्ज़ाम जो होगी वो 15 मई से 15 जून के बीच में लगभग गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग होगी, और उससे पहले जो कोर्स होगा वो लगभग पूरा हो जाएगा, नो डाउट। और इस बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम की कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, जहाँ तक सूचनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि भाई जो
होमवर्क करवाया जा रहा है बच्चों को, उसी होमवर्क बेस पे और स्कूल में जो उसके कॉमनली टेस्ट होंगे उसके बेस पर उनको सत्रांक भेजे जाएंगे, और प्रैक्टिकल होंगे वो मेन एग्जाम के बाद होंगे। बाद में। तो इतने कम समय में या फिर जैसे जो भी समय बचा है उसमें टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी का पता है, बच्चे को अपनी पता है, स्कूल मैनेजमेंट को अपनी पता, तो पेरेंट्स की है वो क्या भूमिका रहेगी? देखो, पेरेंट्स की भूमिका मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स की भूमिका इतनी है कि वो स्कूल मैनेजमेंट से बच्चों का फीडबैक लेते रहे और बच्चे को घर पे टाइम टू टाइम सपोर्ट करे, उसका थोड़ा केयरिंग करे, उसको टाइम दे, बच्चे को टाइम दे, पढ़ने के लिए टाइम दे, बच्चे का विशेषकर ध्यान रखे कि वो अपना टाइम कहीं कोई दूसरी चीज़ों में तो व्यर्थ नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय वही बच्चा सक्सेस होगा आगे चल के। इस साल वही बच्चा सक्सेस होगा जिसने अपना पूरा टाइम, अब बचा हुआ जितना भी टाइम है, खेल कूद, सोशल मीडिया वगैरह इनसे थोड़ा दूर रहे। और खेल कूद का मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खेल बंद कर दे, आधा एक घंटे के लिए डेली एक खेल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अभी ये 3-4 महीने जो भी बच गया उसमें आप जहाँ तक संभव हो पूरा का पूरा टाइम अपना सेल्फ स्टडी में, जितना कोर्स जल्दी हो गया आपका, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आप निश्चित रूप से टाइम पे अपने कोर्स को रिवाइज कर पाओगे और नो डाउट अच्छा एग्जाम देकर अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। एक जो सबसे जो मतलब क्रिटिकल जो सिचुएशन बनी है लॉकडाउन में, ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से कैसे भी करके जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं वो या फिर बड़े बच्चे कोई भी हो, मोबाइल के बहुत ज़्यादा संपर्क में आ चुकी है। देखिए, ठीक है, तो जो बच्चे मोबाइल के ज़्यादा संपर्क में और बहुत सारे हैं, उन पेरेंट्स भी हैं, उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बहाने कैसे भी करके मोबाइल खरीद के दे दिए, और वो बच्चे मतलब मोबाइल से इस तरीके से टच में आ गए कि वो पढ़ाई है उनकी कहीं ना कहीं वो साइड में हो गई। देखिए, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। उस समय पेरेंट्स की क्या भूमिका है? लॉकडाउन के दौरान ये शिकायतें भी बहुत सारे पेरेंट्स कही थी कि हमारे बच्चे मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके चश्मा लग चुका है, हेडेक होने लग गया बच्चों को, ये बहुत सारी समस्या है ये। इसीलिए सरकार ने एक बार ऐसा निकाला भी था कि ऑनलाइन क्लासें अब बंद की जाए, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन मैं यही सभी को एडवाइस देना चाहूँगा, खासकर वो बच्चे जो 10th लेवल तक के हैं। 11th के बाद में तो बच्चा क्या होता है कि भाई आजकल ऑनलाइन क्लास का एक चलन भी हो गया और नो डाउट लेने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर छोटा बच्चा आपका ऑनलाइन क्लास की ओर है तो मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ बच्चा स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन में सीख सकता है, खेल कूद भी है उसमें और भी सारी चीज़ें, ये माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होगा, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अभी परिस्थितियों को देखते हुए बच्चे को अब आप मोबाइल से दूर रखें जितना हो सके, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये आपके भविष्य में बहुत काम आ सकती है, आपके जीवन को सुधारने में बहुत काम कर सकती है। लेकिन अगर इसका मिसयूज किया जाए, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे अगर आप जाओगे तो आपका टाइम कब व्यर्थ हो जाएगा, कब बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई पता नहीं रहेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि छोटे बच्चों को आप जितना हो सके मोबाइल से दूर रखिए। एक लाइन में बोले तो मोबाइल है वो आपका जीवन बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हो, कि आप उसे कौन सी दिशा में लेकर जाना चाहते हो। अगर आपने इसका सही उपयोग किया है तो ये आपको आगे लेके जाएगा, अगर आपने इसका गलत यूज़ किया है तो ये आपको इतना पीछे ले जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो छोटे बच्चे खासकर मोबाइल से मैं यही कहूँगा दूर ही रहे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ऑनलाइन में भी यदि बच्चे के मतलब गार्जियंस हैं वो यदि उसके अपनी निगरानी में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं तो वो तो कोई गलत नहीं है। लेकिन वो तो गलत नहीं, लेकिन कई बार क्या शिकायत आती है कि पेरेंट्स हैं उनको लेक ऑफ नॉलेज की वजह से वो तो मोबाइल दे देते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास का बहाना लेके यूट्यूब पे चला जाता है, फेसबुक चलाने लग जाता है, तो वो चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है, यही मैं समझा रहा हूँ। और निश्चित रूप से अगर आप बच्चे के ऊपर छोड़ दोगे, उसको मोबाइल दे करके उसी के पास है, तो वो इसका मिसयूज करेगा, निश्चित रूप से करेगा। तो बच्चे में जो परिवर्तन लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई कहीं ना कहीं छूटी है, तो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में, विकास में, उसकी सोच में, उसका जो आगे का किसी भी चीज़ को लेकर सोचने का जो नज़रिया होता है, उसमें कैसे माहौल में वो पढ़ा है, कैसे टीचर से वो पढ़ा है, और पेरेंट्स जो घर पे कैसा माहौल रहा है। तो इस समय स्कूल मैनेजमेंट जो है वो बच्चों को किस तरीके से टैकल करे ताकि जो बच्चे हैं वो, देखिए, स्कूल मैनेजमेंट का फिलहाल उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल से दूर हो चुके हैं, कई बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम शिक्षा से जोड़ा जाए वापस।
हर बच्चे को स्कूल तक लाया जाए वापस, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से दूर हो चुके हैं। तो पहला काम है सभी बच्चों को स्कूल तक लाना और उनको उसी माहौल में वापस लेकर के उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता वापस फैलाना, क्योंकि 1 साल के टाइम पीरियड में बच्चे एजुकेशन से बहुत दूर हुए हैं और उस दूरी को वापस पाटने के लिए हमें निश्चित रूप से शिक्षा का प्रचार फिर से करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है घर घर जा कर के जहाँ तक संभव हो पेरेंट्स को बच्चों को शिक्षा के प्रति वापस जागरूक करें और उनमें बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि स्कूल में आप क्या हासिल कर सकते हो क्या नहीं, और शिक्षा के प्रति अवेयरनेस जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो टीचर्स का रहेगा। बिल्कुल। और वैसे भी ग्रंथ शिक्षा का जो मुख्य रूप है, मुख्य जो हथियार है वो शिक्षक ही है। शिक्षक के विचार जो बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में शिक्षक को जो है भगवान का प्रतिनिधि बिल्कुल बिल्कुल श्लोक है, गुरु गोविंद मिलाए दियो काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आप गोविंद दियो मिलाए। तो वो चीज़ है, गुरु तो भाई देवता के समान माना गया। चलो ठीक है सर, लास्ट में पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो उसके साथ पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दे, बच्चों को आज़ादी दे पढ़ाई के लिए, लेकिन उन पर थोड़ी सी निगरानी भी रखिए कि आपका बच्चा कहाँ और किस स्थिति में और को क्या कर रहा है। अगर आपका बच्चा आपके नज़र के सामने है तो आप उस पर पूरा फोकस रखें कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। निश्चित रूप से आपको बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखना है, लेकिन ये भी देखना है कि बच्चा आपका कहीं कोई गलत लाइन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो 8-10 महीने का टाइम बीता है इसमें बच्चे घर पर फ्री होने की वजह से कई ऐसी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो चुके हैं कि अब उनको शिक्षा तक वापस लाना थोड़ा सा एक कठिन काम हो गया है। लेकिन नो डाउट ये सारे काम इजी वे में हो जाएंगे, बस आप बच्चों को मिल कर के हम सभी आप और हम सब मिलकर बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे, उन्हें शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता, उनके लक्ष्य के प्रति उनमें जो भाव होना चाहिए, जो मेहनत का जुनून और जज्बा होना चाहिए उनमें, वो हम जागृत करेंगे। दूसरा सर, एक जो हमने बात की भी पेरेंट्स को निगरानी, तो निगरानी और पाबंदी में थोड़ा सा बहुत बिल्कुल पाबंदी और निगरानी में बहुत अंतर है। निगरानी का मतलब आप उसको टोक नहीं रहे हो, और पाबंदी का मतलब आप उसको छोटी छोटी चीज पे टोक रहे हो। आप निगरानी में आपको ये लगना चाहिए कि बच्चा सही कर रहा है तो उसको यहाँ डांटने की जरूरत नहीं है, आप ये वहीं पे उसको टोकने की कोशिश करो जहाँ वो बहुत गलत कर रहा है। और पाबंदी में तो फिर बच्चा पाबंदी को तोड़ने की कोशिश करता है। दूसरी जैसे मान लो कोई भी काम यदि हम मना भी करें तो उसका मना करने का भी एक थोड़ा सा तरीका बिल्कुल वो थोड़ा सही होना चाहिए, क्योंकि यदि हम पाबंदी रखेंगे ना तो बच्चा के अपने बच्चे का जो स्वभाव है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कंप्लेन जो है वो स्कूल मैनेजमेंट के पास या टीचर्स के पास आती है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल है। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।